आ गए हैं खंड ख यानी कि सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी में टोटल आपकी 3 किताबें होती हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका अंतरा वाला, एक होता है अंतराल वाला और एक होता है थर्ड वाला अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक। ठीक है, तो जो आपका खंड ख रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर थर्ड के पहले में यानी क में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फीचर से क्या अभिप्राय है और फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए और शब्द सीमा बोल दिया है आपको 20 वर्ड्स यानी 20 शब्दों में आपको बता देना है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स का है यानी कि 1 अंक का है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर कि फीचर क्या होता है। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। कभी भी कोई आपसे पूछे कि फीचर से क्या अभिप्राय है, तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य जो पाठक होते हैं, जो रीडर होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सूचना देना होता है यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना होता है और शिक्षित करना होता है। और मुख्य काम जो होता है फीचर का वो क्या होता है? वो होता है मनोरंजन करना यानी कि एंटरटेनमेंट काम होता है। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट का यहाँ पर काम होता है फीचर का। ठीक है, फीचर कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य रूप से आप समाचार बैकग्राउंड फीचर ले लेंगे, खोज परक फीचर ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, फीचर से क्या अभिप्राय है और फीचर कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और जोड़ करके पूछा था कि इनकी विशेषताएं बताइए। तो आप मुझे बताइएगा समाचार बैकग्राउंड फीचर की विशेषता, ठीक है, और खोज परक फीचर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखता हूँ कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। ये होमवर्क है आपका। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताएगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा। ठीक है, बस आपको पहले कमेंट करना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने ये समाचार बैकग्राउंड फीचर और खोज परख फीचर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो, इनकी अच्छी सी विशेषताएं वगैरह बता रखी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर ख में क्वेश्चन है कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार हुए या करते समय किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब देखिए किन्हीं 2 के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, और वर्ड लिमिट आपको अलग से लिख करके बता दिया है कि 40 वर्ड्स में आपको देना है। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न में दे रखा है बच्चों। जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आया है ना 2024-25 सेशन के लिए, यानी आप सभी बच्चों के लिए, उसके अंदर ये सारी बातें मेंशन है। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है हमारा कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी जब हम तैयार करते हैं, मान लीजिए कि आप रेडियो पर समाचार सुनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले कॉपी तैयार करेंगे ना, मतलब एक इस तरह से शीट तैयार करेंगे, कागज़ तैयार करेंगे जिसके अंदर समाचार वगैरह आप लिखेंगे, है कि नहीं? बुनियादी बातों को लिखेंगे कि क्या आपको बोलना है, क्योंकि रेडियो कैसा माध्यम है? एक श्रव्य माध्यम है जो सुना जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर हम देख तो सकते नहीं हैं, तो सिर्फ सुन सकते हैं ना। तो समाचार जब हम तैयार करेंगे रेडियो के लिए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो साफ सुथरी यहाँ पर टनकट प्रति, ठीक है, ये होनी चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि खिचड़ पिचड़ इस तरह से खिचड़ी पका रखा हो, वो नहीं होना चाहिए। कठिन शब्दों से बचाव होना चाहिए, जो कठिन शब्द होते हैं वो नहीं होने चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं? उस प्रति के अंदर, उस पेज के अंदर, ताकि जब हम समाचार वगैरह यहाँ पर बोल रहे हो रेडियो वगैरह पे, तो वो आसानी से बोल सके। ये नहीं कि हमारे शब्द लड़खड़ा जाए क्योंकि वहाँ पर लिखे ही कठिन शब्द है। अगला, अंक जो होते हैं, आंकड़े वगैरह, संख्याएं वगैरह, उनको यहाँ पर हमें शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर है ना 2430 रुपए, है कि नहीं? इस तरह से है ना, तो इसको हमें यहाँ पर कैसे लिखना चाहिए? ये अंकों में ना लिख करके शब्दों में लिखना चाहिए। 2000, ठीक है, यहाँ पर 400 इस तरह से 30 रुपए, है ना? 30 रुपए, तो इस तरह से करके हमें शब्दों में लिखना चाहिए, कोई भी हो यहाँ पर अंक, क्योंकि वो पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर रेडियो के प्रति जब हम समाचार कॉपी तैयार करते हैं तो उनकी क्या बुनियादी बातें होनी चाहिए वो लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये भी 2 नंबर का रहेगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या है कि मीडिया जगत में फ्रीलांसर की भूमिका का उल्लेख कीजिए 40 शब्दों के अंदर। ठीक है,
फ्रीलांसर कौन होता है उसको समझिए बच्चों। फ्रीलांसर को हम लोग स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं, ठीक है? स्वतंत्र पत्रकार जो यहाँ पर भुगतान के आधार पर, यहाँ पे भ लिखा है, ये आएगा आपका भुगतान, ठीक है? तो भुगतान के आधार पर अलग-अलग अखबारों के लिए जो काम करता है, वो यहाँ पर स्वतंत्र पत्रकार या यूँ कह लीजिए फ्रीलांसर पत्रकार होता है कि भैया जहाँ मोटा पैसा मिलेगा हम तो वहाँ पे नौकरी करेंगे भैया, वहाँ काम करेंगे। तो हम हो गए फ्रीलांसर पत्रकार। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा है भैया, मेनली पैसे के लिए काम कर रहा है। कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं कर रहा है कि हाँ भैया मैं 9 बजे आऊँगा, 6 बजे चला जाऊँगा, मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री है। एक टाइम पीरियड के लिए इसने बोल दिया कि हाँ 3 महीने के लिए मैं आपके यहाँ काम करूँगा, इतना पैसा दे दो मेरे को और बस, या 6 महीने के लिए काम करूँगा। समझ रहे हैं आप? तो ये किसी खास जो सो कि अखबार से नहीं होता है। कौन? फ्रीलांसर पत्रकार। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मैं नारियल अन्ना की तरह क्यों बात कर रहा हूँ? चलिए, अगला प्रश्न। वैसे आज दशहरा भी है, ठीक है? जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और दशहरे वाले दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है? और आपके अंदर भी जो बुराई हो, पूरा प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उन बुराइयों को काफ़ी हद तक आप ख़त्म कर सकें, ठीक है? और पूरा ही ख़त्म कर दें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? एक अच्छे इंसान बनिए, समाज के लिए, अपने लिए, ठीक है? ताकि लोग आपको याद रख सकें। आज देखिए ना, रतन टाटा का एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ। वो इतने अच्छे इंसान थे, आज भारत का हर व्यक्ति उनको याद कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत हम्बल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सा भी नेता ले लीजिए, सभी उनकी तारीफ़ करते हैं। किसी से भी उनका बैर नहीं है, ठीक है? वो फ्लेक्स नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगती है उनकी। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ ना, जो जेन ज़ी जनरेशन है, वो फ्लेक्स बहुत ज़्यादा करती है, यानी कि दिखावा। ठीक है? वो फ्लेक्स नहीं करते थे, वो इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे ना, क्या ही बताऊँ। तो आप भी कोशिश कीजिए एक अच्छे व्यक्ति बने, ठीक है? ताकि आपको लेकर के आपके दोस्त, रिश्तेदार रिश्तेदार छोड़िए आपके समाज वगैरह सभी आपकी तारीफ़ कर सकें, ठीक है? खैर आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है? तो कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आपको 60 शब्दों में लिखने हैं और ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन्स यहाँ पर हमसे पूछे जाएँगे बच्चों, क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पर एक-एक करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो देखिए विशेष रिपोर्ट होता क्या है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन करके, विश्लेषण यानी एनालिसिस करके और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। कोई भी घटना को लेकर के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी करंट का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि कहीं पर कोई जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है? कोई तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है कहीं पर, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो उसको लेकर के गहराई से छानबीन की जाएगी, है कि नहीं? उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वो हमारा विशेष रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए विशेष रिपोर्ट के प्रकारों की बात करें तो विशेष रिपोर्ट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैं 2 के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला होता है आपका खोजी रिपोर्ट और दूसरा होता है इन डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है? खोजी रिपोर्ट में क्या होता है, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों की को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आए हो, ये खोजी रिपोर्ट होता है। ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जिनको यहाँ पर पत्रकार खोज-खोज करके बाहर ला करके जनता के सामने ला देता है, जो पहले यहाँ पर ना आए हो, वो खोजी रिपोर्ट में आएगा। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है, सामाजिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहराई से छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाने वाली रिपोर्ट को इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। जैसे शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई, है कि नहीं? ये स्टिल एक राज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पर रहे हैं रिपोर्टर वगैरह, जो सार्वजनिक रूप से यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल थी, उनको गहराई से छानबीन करके यहाँ पर प्रस्तुत किया कि भैया शास्त्री जी का देहांत कैसे हुआ था। तो ये जो रिपोर्ट वगैरह होता है, ये इन डेप्थ रिपोर्ट की कैटेगरी में यानी श्रेणी में आता है बच्चों, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूँ, बहुत महान व्यक्तित्व के थे। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ख में कि समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ये वाला हो गया और आपका उल्टा पिरामिड शैली हो गया, जो इसके अगला मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समाचार लेखन के 6 ककार कुछ इस तरह से होते हैं, क्या, किसके, कब, ठीक है, कहाँ, क्यों और कैसे।
समाचार लेखन में इन प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। कोई भी समाचार पत्र आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा ही होगा कि क्या हुआ था, किसके द्वारा किया गया, कब हुआ था, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है कि नहीं? तो कोई भी समाचार लिखा जाता है यानी न्यूज़ लिखी जाती है, तो वहाँ पर इन शब्दों का यहाँ पर या इन एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया ना ये, इनका आंसर देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है बच्चों। क्लियर है? चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की है बच्चों, ठीक है? ये क्वेश्चन कई सालों से रिपीट हो रहा है पेपर के अंदर और आता ही आता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है और इस शैली में यानी शैली का मतलब होता है स्टाइल, ठीक है? तो इस शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? तो सबसे पहले समझिए उल्टा पिरामिड शैली होता क्या है? देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, आज मान लीजिए मोदी जी जो है, वो अमेरिका गए, वहाँ पर कोई बहुत तगड़ी मीटिंग वगैरह हुई, ठीक है? तो जो कल का अखबार आएगा, यानी आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर 12 तारीख को, मोदी जी को हटाते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी करंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे दशहरा, ठीक है? मोदी जी को हटाते हैं से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि मोदी जी का यहाँ पर कोई मतलब उनका कुछ बुराई वगैरह कर रहा हूँ। भैया मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मुझे टीचर ही बने रहने दीजिएगा। कोई भी यहाँ पर बुरा माना हो तो उसके लिए हाथ जोड़ कर के नमन है, ठीक है? खैर, तो यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं। हम दशहरा का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज देश भर में दशहरा मनाया जाएगा, रावण को जलाया जाएगा, इस तरह से करके, है ना? कल का जो अखबार आएगा, ठीक है? उस अखबार में को अगर आप उठाएँगे तो अखबार के सबसे पहले पेज पे आएगा कि देखिए देश भर में यहाँ पर दशहरा की धूम-धाम मचाई गई, रावण को जलाया गया, यहाँ का रावण सबसे बड़ा था, इसको सबसे तगड़ा जलाया गया और यहाँ का रावण छोटा था, इसको ऐसे जलाया गया। इस तरह मतलब इस तरह का यहाँ पर दशहरा से रिलेटेड न्यूज़ आपको कल के अखबार के फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर जो उसका सेकंड पेज होगा अखबार का, उसमें आप देखेंगे तो उससे कम इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा कि हाँ, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये घटना घट गई, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। तो सेकंड जो पेज होगा बच्चों आपका अखबार का दूसरा पेज, उसमें थोड़ा कम महत्वपूर्ण घटना होगा और इस तरह से करते-करते जो एंड वाला पेज आएगा यानी कि लास्ट वाला पेज आएगा, उसके अंदर सबसे कम महत्वपूर्ण घटना आपको अखबार में देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उल्टा पिरामिड शैली भी एग्ज़ैक्टली ऐसे ही काम करता है। ठीक है? जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचनाओं को सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम इस तरह से चलता रहता है जब तक आपका न्यूज़ अखबार मतलब न्यूज़ वगैरह यानी समाचार वगैरह जो होता है अखबार में या टीवी में वो खत्म नहीं हो जाता। टीवी में भी आप देखिए ना, टीवी में आप देखते होंगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता होगा उसको सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जाता होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, अभी-अभी यहाँ पर इधर बादल फटा है और बिहार में देखिए यहाँ नेपाल में बादल फटा है, बारिश होने की वजह से बिहार में आ गया बाढ़। देखिए, देखिए इस तरह से ठंडी आ रहा है, दिवाली आने वाली है कि नहीं? इस तरह से मतलब कहने का ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को सबसे पहले, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, इस तरह से जो यहाँ पर ये श्रृंखला चलती रहती है, इसी को ही हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, इस शैली में किसी भी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रमानुसार के बजाय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट और इसी तरह से ये चलता रहता है बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले यहाँ पर मुखड़ा आ गया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाएगी, फिर बॉडी आ जाएगा जिसमें उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर लास्ट में समापन आएगा जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बात कही जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए और कुछ इस तरह से आपका ये उल्टा पिरामिड शैली होता है, ये आप अपने पर देख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने 5वें प्रश्न के अंदर। 5वां प्रश्न थोड़ा आसान है और क्वेश्चंस की तुलना में, ठीक है? 5वें प्रश्न में क्या बोला है? निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? आपको 3 यहाँ पर टॉपिक दे दिया है, तीनों में से किसी एक पर आपको 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है और ये रचनात्मक लेख जो आपका रहने वाला है, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का यानी कि 5 अंक का ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, ये 3 देख सकते हैं इस तरह से आपको टॉपिक दिए गए हैं और इसमें से मैंने ये 3rd वाला लिया है, देश के प्रति मेरा कर्तव्य यह है। ठीक है? इसको लेकर के मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है। बहुत सिंपल होता है, काइंड ऑफ आप इसको निबंध टाइप का ही समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? टाइटल आ जाएगा ऊपर, देश के प्रति मेरा कर्तव्य, क्योंकि मैंने ये वाला टाइटल चूज़ किया है। उसके बाद मैं लिख दूँगा
अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आता है। जैसे देश के प्रति मेरा कर्तव्य केवल एक शब्द नहीं है यह, बल्कि एक गहरा एहसास है कि नहीं? मैं अपने देश की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करता हूँ। शिक्षा प्राप्त करना और इसे दूसरों के साथ साझा करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि ज्ञान से ही समाज का विकास होता है, नॉलेज से ही एक सोसाइटी ग्रो करती है, ठीक है? और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक स्वस्थ जीवन जी सके। मैं मतदान के अधिकार का उपयोग कर अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? अगर आप भी 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में इलेक्शंस आने वाले हैं, आराम से इलेक्शन में आप जाके वोट दीजिएगा। जब देश के अंदर जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे, ठीक है? आगे देखिए बताया गया है, अपने देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करना भी मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो इस तरह से मैंने आपको लिख करके दिखाया है, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न के अंदर, जो हमारा छठा प्रश्न है यानी 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है? और ये रहने वाला है आपका 6 मार्क्स का टोटल, छठा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, 3 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? 1 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? चलिए, तो एक-एक करके देखते हैं। यहाँ पर क में क्या क्वेश्चन है कि कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर प्रमुख घटक कौन-कौन से होंगे? सबसे पहले आएगा भाषा का ज्ञान, ठीक है? कविता लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट तो भाषा का ज्ञान ज़रूरी है कि भैया भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। अगला शब्द विन्यास, फिर है आपका छंद की जानकारी होनी चाहिए। अगला है अनुभव और कल्पना का सामंजस्य होना चाहिए। अगला है सहज संप्रेषण शक्ति होनी चाहिए और उसके लास्ट में हमारा भाव एवं विचार की अनुभूति होनी चाहिए। तो ये हमारे कविता लेखन के आवश्यक प्रमुख घटक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है, ठीक है? तो देखिए आप आंसर यहाँ रीड कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। समय का बंधन, जब भी कोई नाटक होता है, अभी जैसे आज दशहरा है तो रामलीला में आप देखेंगे रावण को मारा जाएगा, तो मतलब एक एक टाइम बाउंडेशन होता है कि नहीं? उसमें समय का बंधन होता है। बहुत लंबे समय तक आप उस नाटक को नहीं चला सकते। एक टाइम बाउंडेशन होता है, उस टाइम बाउंडेशन के अंदर ही उसको खत्म किया जाता है। इसीलिए जो नाटक करने जाते हैं ना, वो प्रैक्टिस करके जाते हैं कि हाँ, इस तरह से मेरे को बोलना है ना? हिचकिचाना वगैरह नहीं है। बाकी आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि नाट्य विद्या में समय के बंधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा यहाँ पर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो उल्टा पिरामिड शैली वाला बताया था, एक और आपको बताया था, है ना? और एक ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीचर तथा समाचार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसको समझिएगा। देखिए, समाचार क्या होता है? समाचार जिसको इंग्लिश में आप न्यूज़ कहते हैं, समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है कि भैया ये घटना हो गई, ये लो भैया समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, कि इन घटनाओं से आप अवगत हो जाओ कि ये घटनाएँ देश भर में, दुनिया भर में हुई है। तो ये समाचार हो गया। फीचर क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मेन काम होता है इसका मनोरंजन करना। ये इसका काम होता है फीचर का, ठीक है? अच्छा, समाचार के अंदर इसका क्या होता है? इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटी घटनाओं से अवगत करवाना होता है कि अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा ये घटना घटा है, इससे आप अवगत हो जाइए, मतलब जान लीजिए कि ये घटनाएँ हुई हैं बच्चों। ठीक है? जैसे फ़ोन पे भी नोटिफ़िकेशन आ जाता है ना कि देखिए फलानी जगह पे फलाना घटना हो गया, फलानी जगह पे ढिकना वाला घटना हो गया। समझ रहे हैं आप? वो चीज़ है। अच्छा, अगला समाचार क्या होता है, इसमें शब्द सीमा होती है, एक वर्ड लिमिट होती है। ज़्यादा वर्ड्स के अंदर आप नहीं प्रिंट कर सकते या नहीं लिख सकते, इसमें दिक्कत हो जाएगा। जो रीडर होगा पढ़ने वाला वो पढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट खो देगा वो। ठीक है? तो कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलने का प्रयास किया जाता है समाचारों के अंदर। अगला फीचर में बोला गया है कि इसमें शब्द सीमा नहीं होती है। ठीक है? अच्छे फीचर 200 से लेकर के 2000 शब्दों तक के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्ड लिमिट नहीं होती है, तो इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है फीचर के अंदर। अब देखिए समाचार के बारे में बोल रहा है, इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कि भैया ये मेरे विचार है, ये मेरी कल्पना है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि समाचार जैसा आया है वैसा ही आपको प्रस्तुत करवाना है। अगला फीचर में बताया गया है, इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को भी यहाँ पर स्थान मिलता है, ठीक है? क्योंकि फीचर है भैया, मेन काम है यहाँ पर मनोरंजन करवाना है उसका।
अगला समाचार में इसमें फ़ोटो का होना अनिवार्य नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है फ़ोटो हो, कोई न्यूज़ आती है बिना फ़ोटो के भी न्यूज़ आ जाती है ना? हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि हाँ भैया, यहाँ पर इस विशेष स्थान पर ये घटना हुई है, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन जो फ़ीचर होता है इसमें फ़ोटो या फिर ग्राफ़िक्स का होना अनिवार्य है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, रीडर को इंटरेस्टिंग लगे, वो पढ़े, रुचि लेकर के पढ़े, समझ रहे हैं आप? तो ये होता है समाचार और फ़ीचर के अंदर मेन अंतर यानी कि डिफरेंस कह लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है खंड ग यानी सेक्शन सी, जिसके अंदर जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं अंतरा और अंतराल वाली, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे और इस खंड को, इस सेक्शन को करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हमारा जो 1000 लाइक्स का टारगेट है उसको कंप्लीट करवा दीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।